Good morning, students. So, today we will discuss crystal structure by X-rays as well as Bragg's law. What is Bragg's law and how it can be applied in the crystal structure studies. So, you must be knowing that our knowledge and understanding about the atom, it was very less uh, till the beginning of the 20th century. And of course, crystal structure was also very less known. It was all speculation कि ऐसा है कोई वैसा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एज वेल अबाउट द एटम्स. और सबसे पहले जो डिफाइन किया एटम को, दैट वाज सर आइजैक न्यूटन. 1642, this is birth year, and this is 1727, he died on this. So during this period, he described atoms as solid, messy, hard, impenetrable, movable particle. मतलब उनका था कि एक हार्ड एंड वेरी स्टफ एक पार्टिकल है जो impenetrable है, which is not being penetrated. So this was the just speculation, and this concept was valid for a very up to, you can say, till the discovery of X-ray. X-ray आने के बाद जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एज वेल एटम्स, इसके विषय में जानकारी हमारी हुई. और क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जहां तक बात है, क्रिस्टल का जहां तक बात है, सो द फर्स्ट मिनरोलॉजिस्ट, दैट इज फ्रेंच मिनरोलॉजिस्ट हाउ, ये जो लेटर है, दैट इज फ्रेंच लेटर, दिस इज नॉट यू, सो दिस हाउ. सो he in 1782 he thought that crystals are made up of small cleavage fragments, and they are formed due to stacking of these small fragments, cleavage fragments. और यही कंसेप्ट था कि क्रिस्टल जो है वो छोटे छोटे क्लीवेज फ्रैगमेंट्स के स्टैकिंग से जुड़ करके वो बना है. बट द प्रॉब्लम इज कि देयर आर सो मेनी मिनरल्स विच डू नॉट हैव क्लीवेजेस. तो वो कैसे बना है? तो एनीवे, दिस वाज द कंसेप्ट, वेरी अर्लियर कंसेप्ट, so defined by Newton. He described the atom, and how he described or defined the crystal, how they have been formed and what is this. So now Röntgen came. Wilhelm Röntgen in 1895. So credit goes to Röntgen. He discovered X-ray, and with the discovery of X-ray, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो हम उसको जान पाए उसके विषय में. एंड इट वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी, यू कैन से. Röntgen, he was performing some experiment with cathode rays, and he discovered an unknown ray. That is why it is called X-ray. हम लोग अलजेब्रा वगैरह में यूज करते हैं X फॉर जो नोन वैल्यू नहीं है. So initially he was not knowing what type of ray it is, so he named it as X-ray. Okay, so X-ray was discovered by Röntgen, for which he got the Nobel Prize of Physics in 1901, and this was the first Nobel Prize given to a physicist, Röntgen. 1901 में ये पहला नोबेल प्राइज था. और he took X-ray photograph of his wife's hand, and he could see the bones. But that time the ill effect of X-ray to the human body, it was not known. बाद में पता चला, उनकी पत्नी ने क्या उनके साथ किया, I don't know. But he got the Nobel Prize on the cost of his wife's palm. Anyway, तो एक्सरे का जरा सा हम लोग देखें है क्या, व्हाट इज एक्सरे. सो एक्सरे इज इन फैक्ट, इट इज पार्ट ऑफ EMR, electromagnetic radiation.
EMR मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और अगर हम लोग पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, इट इज अ फुल स्पेक्ट्रम, एकदम शॉर्टेस्ट एंड पर अगर हम लोग हों तो दैट इज गामा रे, और लॉन्गेस्ट रेंज पर अगर हम लोग चले जाए वेवलेंथ, आई एम टॉकिंग अबाउट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ये कौन सा है, दिस इज गामा रे, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मेजर्ड इन सेवरल किलोमीटर्स, दैट इज रेडियो एंड टेलीविजन रे। तो ये आपका राइट फ्रॉम गामा रे टू रेडियो एंड टेलीविजन वेव, इसके बीच में ये हमारा आ रहा है, दिस इज एक्सरे। एक्सरे, तो एक्सरे भी नेचुरली है कि इसका भी जो वेवलेंथ है दिस इज वेरी लेस, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज दिस वन, 100 एंगस्ट्रॉम टू 0.02 एंगस्ट्रॉम। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सरे का एक फिक्स्ड वेवलेंथ है, देयर इज रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड इट इज रेंजिंग फ्रॉम 100 एंगस्ट्रॉम टू 0.02 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम तो समझते ही हैं, हाउ मच एंगस्ट्रॉम। देखो थोड़ा सा जानना चाहिए, जो स्केल है, डिस्टेंस का स्केल यू मस्ट नो। यहां पर रखो तो मीटर, मीटर, मीटर इज द मेन यूनिट, ओके। और नीचे हम लोग चलें, मीटर से जो छोटा है इट इज कॉल्ड मिली, मिली, इसी में मीटर लगा देंगे, देन इट विल बी मिलीमीटर, and it is milli is denoted by small m. Then micro, 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 it is denoted by mu. Then nano, n, small n. Then pico, pico, small p. So these are the you can say suffix, millimeter, sorry, prefix, these are all prefix, millimeter, micrometer, nanometer, picometer, और कितने के बराबर है, 10 to the power 3, ये 3 के मल्टीपल में है, इधर माइनस में जाएगा, 10 to the power 3, then 10 to the power 6, then 10 to the power 9, then 10 to the power 12, ओके। और यहीं पर आपको जो है थोड़ा सा ये समझ लीजिए, ये थोड़ा डिफरेंट है, आफ्टर नैनो उससे भी छोटा जो है दैट इज एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, ये ए से डिनोट करते हैं, दिस इज 10 to the power -10। तो ये तीनों ही में नॉर्मली हम लोग करते हैं समटाइम्स। जो वेवलेंथ है एक्सरे का, it is expressed in nanometer, sometimes angstrom, sometimes picometer also. So these are, और थोड़ा सा ऊपर चले जाए आप, तो मीटर के ऊपर क्या होगा, किलोमीटर, किलोमीटर, किलो, सिर्फ किलो लिखे आप, तो इसमें 10 to the power 3, then मेगामीटर, मेगा 10 to the power 6, then गीगा 10 to the power 9, then tera, tera 10 to the power 12. So this is the unit of distance. So we were talking about X-ray. तो X-ray का वेवलेंथ कितना है, 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 0.02 एंगस्ट्रॉम, दिस इज द एंगस्ट्रॉम। वैल्यू क्या है, 10 to the power 10 मीटर, ओके, 10 to the power 10 मीटर। तो ये रेंज है इसका। एंड दिस वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, इट इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ द एटम, यू कैन से एटम के रेडियस से हम कंपेयर कर सकते हैं। और एक चीज और आप जाने कि ये जो एक्सरे है ना, इफ इट इज एक्सरे, एक्सरे, तो ये स्मॉल स्लिट अगर इसको कहीं मिल रहा है तो ये बेंड होता है लाइक दिस, स्मॉलर इज द स्लिप मोर इज द बेंडिंग, और यू कैन से डिफ्रैक्शन। तो यहां पर भी वही चीज है, सिंस जो एटम्स हैं दे आर वेरी स्मॉल, द एटॉमिक रेडियस इज वेरी स्मॉल, सो बट नेचुरल इन बिटवीन द एटम्स देयर गैप इज ऑल्सो वेरी स्मॉल,
So the X-rays are diffracted very easily when it encounters rows of atoms, है ना. क्रिस्टल में क्या है, रोज ऑफ एटम्स हैं, तो उससे ये डिफ्रैक्ट होता है. एक्सरेज आर डिफ्रैक्टेड वेरी मच. अब थोड़ा सा आप देखें हाउ वी कैन generate, how can we produce X-ray. So this is a very ideal diagram of an X-ray tube. ये X-ray tube है. कैसे होता है कि अगर कोई बहुत हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर किसी भी मेटल टारगेट को अगर हिट करता है, हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इफ इट हिट एनी मेटल टारगेट, तो क्या होगा, एक्सरेज आर जेनरेटेड. और ये देखिए, ये जो आइडियल आपका एक्सरे ट्यूब है, तो ये एक ग्लास का केस है, कवर है, ये दिस वन, एंड वैक्यूम इज क्रिएटेड इनसाइड. तो ये जो केस है ग्लास का, उसके अंदर वैक्यूम है, ओके. और यहां पर देखिए, दिस इज टंगस्टन फिलामेंट विच इज हीटेड टू ए वेरी हाई टेम्परेचर बाय द पैसेज ऑफ करंट. तो यहां से हम लोग इसको करंट देंगे एंड इट विल बी हीटेड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. तो बहुत हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, व्हाट हैपेंस, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां से मूव करेगा विथ ए वेरी हाई वेलोसिटी. और क्या होगा, इट विल कोलाइड और इट कैन हिट द, दिस इज द टारगेट. सो दिस इज द टारगेट मेटल, सॉरी, इसको आके हिट करेगा और उससे क्या होगा, एक्सरे जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा. एंड दिस एक्सरे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक. और एंड दिस इज बेरिलियम विंडो, है ना. ये बेरिलियम का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे. बेरिलियम को हम यूज करते हैं एज अ विंडो इन द एक्सरे ट्यूब. तो उसी के थ्रू वो निकलता है, बिकॉज बेरिलियम में क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इट एब्जॉर्ब वेरी लिस्ट अमाउंट ऑफ एक्सरेज. सो जो भी हो रहा है यहां से एक्सरेज हमारा निकल रहा है. और ये जो मेटल टारगेट है, ये अलग अलग मेटल्स का होता है. मोस्ट कॉमनली यूज जो टारगेट्स हैं मेटल के, दैट इज कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्रोमियम. तो ये तीन तरह के टारगेट नॉर्मली होते हैं. तो ये जो टंगस्टन फिलामेंट है, हीटेड टंगस्टन फिलामेंट, दैट इज कैथोड. और ये जो है मेटल टारगेट है, दैट इज एनोड. और ये हाई वोल्टेज जो है वो क्रिएट होता है, यू कैन से वोल्टेज डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन द टंगस्टन कैथोड एंड एनोड. और वही कारण है कि एक्सरेज आर जेनरेटेड. सो दिस इज ब्रीफली अबाउट द जनरेशन ऑफ एक्सरेज. और यहां पर जो एक्सरेज जेनरेट हो रहा है, शुरू में ही हमने आपको बताया कि द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज वेरीज फ्रॉम हाउ मच, 100 एंगस्ट्रॉम टू 0.02 एंगस्ट्रॉम. तो दिस इज द रेंज. तो यहां पर कौन सा मेटल आप यूज कर रहे हैं इस टारगेट को में, उस पर डिपेंड करेगा. और साथ साथ अप्लाइड जो वोल्टेज है उस पर डिपेंड करेगा. तो अलग अलग जो आपका मेटल टारगेट है, कॉपर का यूज कर रहे हैं आप, या फिर मॉलिब्डेनम आप यूज कर रहे हैं, या क्रोमियम यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ प्रोड्यूस एक्सरेज. दूसरा जो है, दोनों के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. सो दिस इज अबाउट द जनरेशन ऑफ एक्सरे. अब जब हम एक्सरे की बात करते हैं तो दो तरह का स्पेक्ट्रा है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा. वन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस और व्हाइट स्पेक्ट्रा, एंड सेकेंड इज नोन एज लाइन और कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा. लाइन स्पेक्ट्रा या कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा या रेडिएशन यू कैन से. तो दोनों में फर्क क्या है, इसको थोड़ा सा समझें हम लोग. कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा जो है, इट इज कॉज्ड बाय लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ए सीरीज ऑफ इनकाउंटर्स विद द एटम्स ऑफ द टारगेट मेटल. तो मैंने आपको शुरू में बताया कि ये दे आर वेरी हाई स्पीड और हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है
उसके अगर एनर्जी में लॉस होगा तो एक स्पेक्ट्रा जो होगा उसको कहेंगे हम लोग कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। सो दे आर नॉट डिस्क्रीट, दे आर कॉन्टिन्यूअस। तो ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो इसमें बट नेचुरल है कि वो जो है डिसेलरेशन होगा, मतलब एक्सीलरेशन का ठीक उल्टा। तो ड्यूरिंग एब्रप्ट डिसेलरेशन द इलेक्ट्रॉन बीम्स एमिट कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, मतलब जो हाई एनर्जी जो हाई वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स था उसका अगर स्पीड कम हो जाए कहीं आप, तो क्या होगा, जनरेट जो होगा वो होगा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा विच इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट स्पेक्ट्रा। दूसरा जो होता है लाइन स्पेक्ट्रा या कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा, एज द नेम इंप्लॉइज, ये कैरेक्टरिस्टिक है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो यहां पर आप देखिए, तो ये जो है यहां लिखा हुआ भी है कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ इज सुपर इम्पोज्ड ऑन द कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और ये कैसे होता है, ये होता है ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ टारगेट एटम्स। जो आपका मेटल टारगेट था, तो उसमें जो एटम है वो एक्साइट होता है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो आपका यहां से ये जो आपका कैथोड है, यहाँ टंगस्टन फिलामेंट होके कैथोड है ये, जो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग एट ए वेरी हाई स्पीड, और यहाँ एनोड है आपका। तो एनोड के जो एटम्स हैं उसके साथ ये कोलाइड कर रहा है। तो ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा है, इट इज फॉर्म ड्यू टू एक्साइटमेंट इन द एटम्स ऑफ द टारगेट मेटल। तो ये दो तरह के स्पेक्ट्रा यू मस्ट नो, और इसको थोड़ा समझिए। दिस इज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ये देखिए इस एक्सिस पर हम लोगों ने दिस इज वेवलेंथ, और इधर भी आ सकता है 0.2 से ही लिए हम लोग, 0.2 से लेकर के 1 एंगस्ट्रॉम है, और भी आगे हो सकता है। तो इस बीच में ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। दिस इज रिलेटिव इंटेंसिटी, है ना, जो स्पेक्ट्रा हो रहा है या रेडिएशन यू कैन से। तो दिस इज रिलेटिव इंटेंसिटी एंड प्लॉटेड अगेंस्ट द वेवलेंथ। तो आप देख रहे हो ये सब जो है, ये जो पिक है इसका, ये जो पिक है ये अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट वेवलेंथ वैल्यूज। यहां पर देखिए ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा में एक मिनिमम, मतलब समझिए कि कंडीशन है जहां पर ये जनरेट होगा कैरेक्टरिस्टिक। जैसे इसमें देखें आप, एक यहां पर है पिक, सडन पिक, दूसरा पिक ये है और ऊपर तक जाएगा, दैट इज 37.2 इंटेंसिटी वाइज, है ना, रिलेटिव इंटेंसिटी। तो ये और ऊपर जाकर के मिलेगा समवेयर अपर साइड। सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक और लाइन स्पेक्ट्रा। ओके, नाउ व्हाइल स्टडिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हम लोगों को जो ये है इंटरफेरेंस, एक्सरेज का जो इंटरफेरेंस है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो एक्सरेज हो या कोई दूसरे वेव हो, उसका इंटरफेरेंस कैसे होता है, हाउ इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। तो इसमें देखिए, जैसे एक लाउ का पोस्टुलेट है, लाउ ऑल्सो रिसीव्ड नोबेल प्राइज। एक्सरे बहुत लोगों को नोबेल प्राइज दिलाया, मेहनत करो शायद तुम लोग को भी मिल जाए। ठीक है, पहला नोबेल प्राइज तो मिला रॉन्जेन को 1901 में, और लाउ को भी मिला 1914। 1914 में इनको भी फिजिक्स के लिए, ऑल द प्राइजेस दे वेर फॉर फिजिक्स। तो लाउ ऑल्सो रिसीव्ड नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन 1914। और ये एक्सरे का जो डिफ्रैक्शन था उस पर इसने काम किया। अब इसमें क्या था कि अगर सपोज दिस इज अ क्रिस्टल, सो क्रिस्टल शुरू से हम लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, क्रिस्टल्स आर नथिंग बट द, इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी रेगुलर एरे ऑफ एटम्स, है ना। अगर ये डिफरेंट एरे ऑफ एटम्स नहीं हो तो डिफ्रैक्शन नहीं होगा। शुरू में ही मैंने आपको बताया कि एक्सरे जो है उसका डिफ्रैक्शन होता है, पाथ उसका डेविएट करता है,
और कब करता है? when it receives a very narrow slit at the level of atomic level, you can say atomic level का उसको जब स्लिट मिलेगा, उससे जब वो क्रॉस करेगा, then it is diffracted. तो अगर suppose crystals are supposed to be a normal substance having no regular atomic arrangement, then what will happen? This incident X-ray will go through like this. ये ट्रांसमिटेड बीम होगा, इसमें कहीं कोई डिफ्रैक्शन नहीं है. अगर ये कंडीशन है, इसका मतलब देयर इज नो डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे. लेकिन होता क्या है? व्हाट लाउ फाउंड? लाउ ने देखा कि इंसिडेंट रे अगर इफ इट इज इंसिडेंट ऑन अ क्रिस्टल, तो क्या हो रहा है कि इन एडिशन टू दिस ट्रांसमिटेड बीम देयर आर सम अदर बीम्स इन ऑल द डायरेक्शंस, rather all in 3 dimensions, you can say. So beams are diffracted like this. तो ये डिफ्रैक्ट हो रहा है, और डिफ्रैक्ट क्यों होता है? इट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस. ये मैं बता रहा हूं आपको. तो इंटरफेरेंस पहले तो ये आप समझ गया. डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन मीन्स इट इज सम सॉर्ट ऑफ डिफ्यूजन, यू कैन से. सो दिस इज अनप्रेडिक्टेबल डिफ्यूजन, यू कैन से. लेकिन अनप्रेडिक्टेबल नहीं है. ब्रैग्स ने उसी को स्टैब्लिश किया बाद में. तो लाउ ने सबसे पहला, लाउ का क्या ऑब्जर्वेशन है कि व्हेन एन इंसिडेंट एक्स-रे एंटर्स अ क्रिस्टल, व्हाट हैपेंस? द रेज आर डिफ्रैक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो इट क्लियरली शोज दैट क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. इन क्रिस्टल्स देयर आर वेरी regular array of atoms. That is why diffraction has taken place. तो diffraction अगर हो रहा है तो वो नेचुरल है कि कुछ एटम्स हैं जो एक सर्टेन रो में अरेंज्ड हैं या एक रेगुलर पैटर्न है, और इसी डिफ्रैक्शन पैटर्न को भी स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ठीक है ना? तो थोड़ा सा पहले इंटरफेरेंस समझिए. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस. One is called constructive interference and second is called destructive interference. तो क्या है ये? What is constructive interference? Constructive interference का मतलब एक दूसरे को reinforce कर रहा है, helping each other. If two rays are in the same phase, तो क्या होगा? एक दूसरे को help करेगा. For example, there are 2 waves. हमने ये ड्रॉ किया है 2 वेव. एक्सरे का 2 वेव है. दूसरा वेव भी होगा, जरूरी नहीं है. एक्सरे इंटरफेरेंस इसी तरह का होता ही है. दिस इज द प्रिंसिपल. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है या डिस्ट्रक्टिव हो सकता है. ईएमआर का में और भी दूसरे हैं, जैसे मान लीजिए विजिबल रेंज है. विजिबल, यू मस्ट नो क्या रेंज है उसका? विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम, जिस रेंज में हम लोग देख पाते हैं. किसी को याद है क्या वैल्यू है? विजिबल रेंज का वेवलेंथ जो है ये होता है 0.4 से लेकर के 0.7 माइक्रोमीटर. यहां पर इस माइक्रोमीटर में ही आप कर लो, दिस वन म्यू. तो 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर, दिस इज द वेवलेंथ. और हमेशा जानिए कि वेवलेंथ जितना कम होगा, दैट विल हैविंग मोर एनर्जी, ओके. And as the wavelength increases, it will have certain less energy, and this can be established by Einstein equation. Einstein equation क्या है? E is equal to H into V, or you can say C by लैम्डा. इसी को आप देखिए. दिस इज एनर्जी, दिस इज वेवलेंथ, एंड दिस इज वेलोसिटी. तो वेलोसिटी बाय वेवलेंथ. तो जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगा, हमने क्या आपको बताया कि जैसा ईएमआर का वेवलेंथ जितना कम होगा, एनर्जी विल बी मोर. तो ये अगर लैम्डा का वैल्यू अगर कम है, हो रहा है, जितना कम होगा नेचुरली, the energy will be more and more.
ओके, तो ये चीज है। तो एक्सरेज का चूंकि ये जो वेवलेंथ है इट इज वेरी स्मॉल, इसीलिए एक्सरेज आर हैविंग मोर एनर्जी, सो इट कैन पेनिट्रेट, किसी भी चीज में पेनिट्रेट करता है। हम लोगों का बॉडी का एक्सरेज का आप प्लेट देखते हो, तो हम लोगों का जो फ्लैश है उसके अंदर वो पेनिट्रेट करके अल्टीमेटली वो रिजल्ट देता है हमारा। तो एनीवे, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि देयर आर टू रेज और टू वेव्स। हम लोग एक्सरे की बात कर रहे हैं यहाँ, तो ये मान लो कि दो एक्सरे है, दिस इज वन वेव, दिस इज अनदर वेव। इन दोनों का दिस वन इज एम्पलीट्यूड, A1 is the amplitude of wave 1 and A2 is the amplitude of wave 2. So since they are colliding, इसको अगर हम इसके ऊपर सुपर इम्पोज करें तो व्हाट विल हैपन, बिल्कुल क्रेस्ट क्रेस्ट साथ मिल रहा है, ट्रफ ट्रफ के साथ मिल रहा है। सो वन वेव विल बी रीइंफोर्सिंग द अदर। ओके, तो इस तरह का अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो इसको कहेंगे हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये होगा रिजल्ट, ये होगा व्हाट विल हैपन। इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो ये जो एम्पलीट्यूड है देखिए बढ़ गया, ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो A1 प्लस A2, इसका एम्पलीट्यूड A1 था, इसका एम्पलीट्यूड A2 था। तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जो डिफ्रैक्शन, एक्सरे का जो डिफ्रैक्शन होता है ये दैट इज ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, जब हम लोग अभी ब्रैग्स लॉ पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हाउ डिफरेंट एक्सरेज आर डिफ्रैक्टेड ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉलो। दूसरा हो सकता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखो क्या होता है, एक वेव दूसरे को जस्ट अपोज करेगा। जैसे देखो एक ये है, दिस इज वन वेव ऑफ एक्सरे, दिस इज अनदर वेव ऑफ एक्सरे। ओके, तो ये क्या हो रहा है, जैसे इसका देखिए एम्पलीट्यूड, इसका अगर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन बोले तो इसका ये निगेटिव डायरेक्शन में इसका एम्पलीट्यूड है, तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो इस तरह से भी ये हो सकता है डिस्ट्रक्टिव ये इंटरफेरेंस। या ऐसा भी हो सकता है कि देयर आर टू वेव्स एंड दे डिफर बाय सर्टेन फ्रैक्शनल नंबर ऑफ वेवलेंथ, जैसे हाफ वेवलेंथ से दोनों का डिफरेंस हो रहा है, अगेन देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो समझ लें हम लोग कि दिस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन। So now we will discuss how X-rays are diffracted and how Bragg's law relates that diffraction. So now come to Bragg's law. What is Bragg's law? So virtually there are two parts of Bragg's law. The first part of Bragg's law states that for every diffracted beam there exists a set of crystal lattice such that the diffracted beam appears to be specularly reflected from this set of planes. So actually there is not much difference between reflection and diffraction. And Bragg, it is a joint work. One is William Lawrence Bragg and second William Henry Bragg. So they are father and son. ये हेनरी ब्रैग ये फादर हैं एंड दिस लॉरेंस ब्रैग ये सन। तो जो ये जो ब्रैग्स लॉ जो प्रपोज किया गया बाय जॉइंट वर्क ऑफ फादर एंड सन, लॉरेंस ब्रैग ये सन है इनके एंड हेनरी ब्रैग इज द फादर। एंड सरप्राइजिंगली व्हेन दिस थ्योरी वाज, दिस कंसेप्ट वाज propounded, he was the student at Cambridge, undergraduate student of Cambridge, Lawrence was, and it is supposed that the major work was due to Lawrence Bragg. बेटा ही का मेन कंट्रीब्यूशन है इसमें। डेफिनेटली फादर का भी था, फादर वाज वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोफेसर दैट टाइम, बट लॉरेंस ब्रैग वाज द स्टूडेंट, अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट एट कैम्ब्रिज। तो ये जो कंसेप्ट यही है कि हर डिफ्रैक्टेड बीम, उसके लिए देयर मस्ट बी ए सेट ऑफ प्लेन्स, और ये प्लेन कौन सा है, इंटर एटॉमिक प्लेन्स। तो जैसे यहां पर हम लोग देखें, यहां पर देखिए आप
these are different atoms. These black points, these black circles, these are different atoms which are regularly arranged. Okay. So ये जो red line है, these red lines may be considered as a interplanar planes you can say. मतलब ये डिफरेंट प्लेन्स है, इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस है उसके बीच का ये प्लेन्स है, दे आर डिफरेंट प्लेन्स. तो इफ एक्सरे हिट्स एनी एटम, जैसे एक एटम को पहले हम लोग कंसीडर करें एट दिस पॉइंट, तो अगर ये एक्सरे इफ इट हिट्स दिस एटम, व्हाट विल हैपन? डिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस. और ये जो डिफ्रैक्शन है ये हर डायरेक्शन में होगा इन 3 डायमेंशन, इन ऑल द डायरेक्शन. तो ओनली दिस एटम, नॉट ओनली दिस एटम, ऑल द एटम सिमिलर टाइप का डिफ्रैक्शन होगा. और अगेन नाउ कंसीडर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो जब जैसे दो, मान लीजिए ये एक एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, तो जहां भी दो डिफ्रैक्टेड एक्सरेज का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आप समझ सकते हो, जैसे एक ये है, ये बड़ा एरो, so this will be the path of the diffracted X-ray due to constructive interference. We have already discussed constructive interference and destructive interference. तो ये एक हो गया, this is the X-ray, and this diffracted X-ray, bigger arrow, this is due to constructive interference of different X-rays from all these different atoms. तो हर एटम से ये डिफ्रैक्शन हो रहा है, और दो एक्सरे जो है इट मे बी कंस्ट्रक्टिव इन नेचर और इट मे बी इन डिस्ट्रक्टिव इन नेचर. तो जहां पर इस तरह के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे, द एक्सरे, डिफ्रैक्टेड एक्सरे विल बी मोर कॉन्स्पिक्यूअस. सो दिस प्लेन, दीज आर ऑल एटॉमिक प्लेन्स, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 प्लेन्स दे आर नोन एज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस. तो अब ये जो है ये कहता क्या है कि देयर एग्जिस्ट ए क्रिस्टल लैटिस प्लेन सच दैट डिफ्रैक्टेड बीम अपीयर्स टू बी स्पेकुलरली रिफ्लेक्टेड. स्पेकुलर रिफ्लेक्शन मीन्स मिरर लाइक रिफ्लेक्शन. तो मिरर लाइक रिफ्लेक्शन में व्हाट हैपेंस कि जैसे ये मिरर है और इसके ऊपर इफ इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट, दिस इज आई, देन दिस इज आर, आई इज इक्वल टू आर, यही होता है. तो यहां पर भी बिल्कुल उसी तरह से है, ये जो एटॉमिक प्लेन्स है इट एक्ट एज मिरर प्लेन एंड दिस इज द डिफ्रैक्टेड एक्सरे. लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ एक ही पाथ होगा डिफ्रैक्टेड ये का, दूसरा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ डिफरेंट एटॉमिक प्लेन्स. तो यहां पर देखिए आप, एक ग्रीन कलर में ये है, अगेन दिस इज ग्रीन कलर. तो इस ग्रीन कलर के लिए ये जो रेड वाला एटॉमिक प्लेन्स है दैट विल नॉट एक्ट. ये किसके लिए है? ये इसके लिए है. दिस रेड कलर प्लेन, एटॉमिक प्लेन, इट एक्ट्स एज मिरर प्लेन फॉर दिस वन. ओके, बिकॉज दिस एंगल एंड दिस एंगल इज द सेम. लेकिन ये दूसरे के लिए, ये जो ग्रीन वाला मैंने दिखाया है, इसके लिए देयर मस्ट बी ए डिफरेंट प्लेन एंड दैट प्लेन मे बी लाइक दिस. ये जो ग्रीन प्लेन आप देख रहे हो, सो दीज आर एटॉमिक प्लेन्स, सो इट मे बी लाइक दिस. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रैग, दैट इज हर जो है डिफ्रैक्टेड बीम के लिए देयर मस्ट बी ए सेपरेट डिफ्रैक्शन प्लेन, दैट इज एटॉमिक प्लेन. तो ये फर्स्ट पार्ट है. और ये जो ब्रैग्स का ये जो है दैट पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तब हम लोग फिर एक आएंगे, जो सेकेंड पार्ट है वो ब्रैग्स इक्वेशन, दैट इज द डेरिवेशन ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन. और ये जो ब्रैग्स का लॉ है एंड ब्रैग्स जो इक्वेशन है, फॉर दैट ब्रैग्स वे आर ज्वाइंटली गिवन नोबेल प्राइज. और ये नोबेल प्राइज 1915 में ज्वाइंटली, एंड परहैप्स दिस इज द फर्स्ट नोबेल प्राइज बाय ए फादर एंड सन विच इज शेयर्ड नोबेल प्राइज. और भी बहुत सारे साइंटिस्ट को मिला है, बट सेपरेटली, फादर को अलग मिला, सन को अलग मिला, बट
father and son jointly received a Nobel Prize for his work on X-ray diffraction and Bragg's law. तो ये फर्स्ट पार्ट आप समझ गए. सेकेंड पार्ट आइए. द सेकेंड पार्ट ऑफ Bragg's law is that the path difference is an integral multiple of the wavelength. ओके, तो ये क्या कहता है कि जो पाथ डिफरेंस है वो वेवलेंथ का एक मल्टीपल इंटीग्रल पार्ट कहते हैं या एक इंटीजर है, यू कैन से. अब इसको जरा सा देखिए. लेट अस डिस्कस दिस डायग्राम. सो दीज आर टू एटॉमिक प्लेन्स. दिस इज फर्स्ट वन and this is second one, and the distance between these two atomic planes, it is interplanar distance, and interplanar distance is denoted by d. okay, अब आए एक एक्सरे ये है AB. ये AB जो है सो हिट कर रहा है फर्स्ट जो प्लेन है उसके ऊपर, और ये डिफ्रैक्ट हो रहा है लाइक दिस. ये इंसिडेंट एक्सरे, दिस इज डिफ्रैक्टेड एक्सरे, एंड दिस एंगल इज नोन एज ग्लांसिंग एंगल. दिस इज नोन एज ग्लांसिंग एंगल. इसको हम लोग इंसिडेंट एंगल कहते हैं, बट दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट. यहां पर यू मस्ट कंसीडर दिस एंगल थीटा. तो ग्लांसिंग एंगल क्या हुआ कि ये जो एटॉमिक प्लेन्स है उससे और इंसिडेंट जो एक्सरे है उसके बीच का एंगल, दैट इज कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल. तो बहुत सिंपल सा है ये कि ये अगर एक्सरे है इंसिडेंट एक्सरे एंड दिस इज डिफ्रैक्टेड एक्सरे, डिफ्रैक्टेड एक्सरे, तो ये जो एंगल है ग्लांसिंग एंगल थीटा वो यहां भी वही होगा. तो दिस इज very much similar to that of specular reflection as we have discussed. okay, अब एक दूसरा रे ले DE. तो DE को क्या हो रहा है कि DE यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है. सपोज सेकेंड प्लेन से रिफ्लेक्ट हो रहा है, डिफ्रैक्ट हो रहा है, या रिफ्लेक्ट टर्म भी यूज कर सकते हो, बिकॉज Bragg have always used reflected ray for diffracted ray. So he does not, they did not differentiate between diffracted beam and reflected beam. So anyway, तो एक दूसरा एक्सरे ये है जो सेकेंड एटॉमिक प्लेन पे यहाँ पे हिट कर रहा है, एंड अगेन ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो रहा है, ये ऐसे डिफ्रैक्ट हो रहा है लाइक दिस. तो ये जो आपका है एक एक्सरे है AB देन BC, दूसरा है DE प्लस DF. तो इनके जो पाथ में डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस, यहां पर एक जो टर्म है दैट इज पाथ डिफरेंस. तो ये जो सेकंड वाला जो वेव है DE जो कि डिफ्रैक्ट हो रहा है लाइक EF, तो इसको ज्यादा कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है, दिस मच. यही जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां और फिर यहां, बाकी तो सेम है. दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज द सेम, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज द सेम. सो दिस इज द टोटल पाथ डिफरेंस. फॉलो. तो ये सेकेंड पार्ट यही कहता है कि जो पाथ डिफरेंस है इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एक्सरे. तो एक्सरे का तो एक हमने रेंज बताया है ना, एक फिक्स तो है नहीं, फिक्स तो है नहीं. तो जो भी इंसिडेंट एक्सरे है उसका ये जो पाथ डिफरेंस है वो उसका इंटीग्रल मल्टीपल है. अब यहां पर थोड़ा सा आ जाएगी फिर से. सो द पाथ डिफरेंस AB और ABC एंड DEF में, ABC एंड DEF ये दो रे हुआ एक्सरे का. This is incident and this is diffracted. This is incident, this is diffracted. So the path difference between ABC and DEF is how much? GEH. यही डिफरेंस है जो हमने रेड में दिखाया हुआ है आपको, तो यही अधिक है. So this is the path difference GEH.
और इसको हम लोग देखिए GE प्लस EH, तो GE प्लस EH मिला करके दिस इज द टोटल पाथ डिफरेंस। नाउ अब थोड़ा इस ट्रायंगल को आप देखो, यू सी दिस ट्रायंगल BGE, triangle BGE. So if this angle theta, this is glancing angle, so definitely this angle will be also theta. होगा कि नहीं? Definitely होगा, because this line is a perpendicular line on these interatomic planes. So if this angle is theta, glancing angle, तो ये how much? This much 90 माइनस थीटा होगा, परपेंडिकुलर है तो। सो इफ दिस इज थीटा देन दिस एंगल मस्ट बी 90 माइनस थीटा, सो डेफिनेटली ये क्या आ जाएगा? थीटा ही आएगा। ओके, तो ये ध्यान दीजिए कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर BGE एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? BHE। दीज आर टू ट्रायंगल्स विच आर राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब जैसे राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ दिस वन थीटा, सो साइन थीटा इज इक्वल टू GE, दिस इज परपेंडिकुलर GE बाई BE हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू GE बाई BE एंड B इज नथिंग बट D। BE जो है ये किसके बराबर है? D, दैट इज इंटरप्लानर स्पेसिंग। तो इंटरप्लानर स्पेसिंग इज डिनोटेड बाय D विच इज इक्वल टू दिस वैल्यू DE। तो इसको हम लोग यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं G डिवाइडेड बाई D। नाउ अगेन वी कैन राइट इक्वेशन लाइक दिस, GE इज इक्वल टू D साइन थीटा। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाइए दूसरा जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज BHE, दिस ट्रायंगल। इसमें भी उसी तरह से साइन ऑफ दिस एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू ये वाला EH डिवाइडेड बाय अगेन दिस हाइपोटेन्यूज BE। सो EH बाई BE, और BE की जगह फिर हम पुट कर दें D, तो अगेन क्या हो गया? ये सेकंड इक्वेशन हमारा बन सकता है EH इज इक्वल टू D साइन थीटा, और ये EH और GE इसको मिला करके क्या हमने बताया था आपको? दिस इज पाथ डिफरेंस। तो अब ये जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस यहां लिखा हुआ है ऑलरेडी, GE प्लस EH, दिस इज द पाथ डिफरेंस। और ये क्या कहता है कि ये जो पाथ डिफरेंस है इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। सो आवर इक्वेशन विल बी लाइक दिस, n लैम्डा इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस का वैल्यू दीजिए, G का क्या वैल्यू है? D साइन थीटा, E का क्या वैल्यू है? अगेन D साइन थीटा। सो आवर फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, Bragg's equation, this is called Bragg's equation, Bragg's equation. So this is Bragg's equation. अब इन दोनों को जोड़ देंगे अगर D sin theta plus D sin theta, what will be 2D sin theta. So this is n lambda is equal to 2D sin theta. This is the most popular and most common equation and this is called Bragg's equation. अब इसमें जो आप थोड़ा सा समझ लो, ये है क्या? What is this n? तो ये n कोई भी एक इंटीजर है, होल नंबर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और इसको आप ऐसे समझ लो कि दिस इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन और ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन या डिफ्रैक्शन वट एवर इट मे बी। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। जैसे अगर मान लीजिए देखो यहाँ पर एक ही प्लेन है, 2 प्लेन है, तो ये इसको कहेंगे हम लोग, ये जो डिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 2 प्लेन है इसलिए दो रे के बीच का डिफरेंस है, इसलिए दिस इज फर्स्ट ऑर्डर यू कैन से डिफ्रैक्शन। एक प्लेन और होता, सपोज यहाँ पर हम तीसरा प्लेन ले लें लाइक दिस,
यहां से एक तीसरा प्लेन ऐसे करके मूव करता है, तो क्या होता है, वो सेकेंड ऑर्डर इंटरफेरेंस होता है। थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से प्लेन को आपने यूज किया है। तो आप यहां देख रहे थे कि यहां पर हम लोग एटलीस्ट दो डिफ्रैक्टेड बीम को डिस्कस किए थे, एक ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाले के लिए देखिए ये प्लेन था, ग्रीन वाला प्लेन, और फर्स्ट वाले के लिए ये रेड प्लेन हम लोग दिखाए थे। तो जो ब्रैग्स इक्वेशन है, ये डिफ्रैक्शन, ये कहता क्या है, इसको अगर ठीक से समझिए आप, तो डिफ्रैक्शन मैक्सिमा will occur only at those angle of theta, that is glancing angle, that satisfy the equation 3। ये जो फाइनल इक्वेशन है, इसको अगर सेटिस्फाई करेगा तब डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, जो आपको मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। सो दिस इज ब्रैग्स इक्वेशन। अब इसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ब्रैग्स इक्वेशन? तो ब्रैग का इक्वेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ डी, इंटरप्लानर जो स्पेसिंग है उसको हम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डी इफ द वैल्यू ऑफ थीटा, दैट इज ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल अभी जस्ट हम लोग बात किए, जैसे ये इंसिडेंट IR है, इंसिडेंट एक्सरे, सो दिस इज ग्लांसिंग एंगल थीटा, ये नोन है। दूसरा क्या है कि ये जो एक्सरे है इसका वेवलेंथ पता है, ये है नोन, दिस इज नोन। और n जो है ये पता है, ठीक है ना। जो अभी हमने बात की है कि n क्या हो सकता है, एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, दैट में बी 1 2 3 व्हाटएवर इट में बी। तो 1 का मतलब हुआ फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, दो ही प्लेन है वहां से डिफ्रैक्ट हो रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डी स्पेसिंग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरप्लैनेट प्लेन्स, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस वन। अब देखिए इस वैल्यू को पुट कीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। बहुत सिंपल सा है, इस फॉर्मूला से 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, या उल्टा करके भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। तो d क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू n लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा। नाउ पुट द वैल्यू, यू विल गेट द d, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो n कितना है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है तो 1 आएगा। लैम्डा का क्या वैल्यू दिया हुआ है, 125 pm, pm मीन्स पिकोमीटर, पिकोमीटर। तो ये पिकोमीटर में भी हो सकता है, ये एंगस्ट्रॉम में भी हो सकता है, इट में भी माइक्रोमीटर भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग एक्सरे का जो है वेवलेंथ मेजर करते हैं आइदर इन एंगस्ट्रॉम और इन पिकोमीटर ओनली। तो ये 125 पिकोमीटर है, ऊपर ये वैल्यू पुट कर दिए, और यहां आ जाइए 2 sin थीटा, ये जो ग्लांसिंग एंगल है, तो 2 इंटू साइन 17.5 ये वैल्यू यहां है। तो ये पुट करने के बाद यू विल गेट द रिजल्ट। सो व्हाट विल बी द डी स्पेसिंग, दैट इज 209 pm, है ना। तो जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है दैट इज डी, उसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, कितना आया 209 पिकोमीटर। एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, वेयर देयर आर सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन का था, सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि n वैल्यू इट विल बी 2, थर्ड ऑर्डर में अगर आएगा तो द n वैल्यू विल बी 3। तो यहां देखिए आप, अगेन ग्लांसिंग एंगल इज नोन, लैम्डा इज नोन, वेवलेंथ एक्सरे का ये नोन है। यहां पर आ जाइए, n इज 2, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन है ये। So you have to calculate the d spacing in this case. सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन से यू कैन कैलकुलेट d। कुछ नहीं, सिर्फ n के जगह आपको 2 रखना होगा, तो 2 इंटू ये पुट कर दीजिए, ये जो लैम्डा का वैल्यू है डिवाइडेड बाय जो ग्लांसिंग एंगल है दैट इज 18.5। सो योर रिजल्ट विल बी 4.50 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू था 1.42,
ये एंगस्ट्रम में वैल्यू है, तो आपका रिजल्ट आ गया एंगस्ट्रम में। आप इसको कन्वर्ट अगर करना चाहें पिकोमीटर में तो क्या होगा 450 पिकोमीटर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो इंसिडेंट एक्सरे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस या ग्लांसिंग एंगल उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें आपको डी स्पेसिंग जो है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इट मस्ट बी नोन। ग्लांसिंग एंगल मालूम होना चाहिए। वी आर कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। तो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे में हमको डी पता है, ग्लांसिंग एंगल पता है एंड ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन इन वैल्यू पता है। तो वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। ग्लांसिंग एंगल भी निकाल सकते हो, ये सिंपल सा इक्वेशन है ना। इस इक्वेशन में सब चीज अगर मालूम है तो ग्लांसिंग एंगल थीटा भी निकल सकता है। अगर डी पता हो, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन पता हो एंड वेवलेंथ पता हो, तो वी कैन कैलकुलेट द ग्लांसिंग एंगल कि क्या रिक्वायर्ड ग्लांसिंग एंगल होगा टू सेटिस्फाई द ब्रैग्स इक्वेशन। ओके, so these are the very good examples for calculating D spacing as well as wavelength of the X-rays as well as glancing angle, उसको भी हम निकाल सकते हैं। तो ये है। अब जो है जो लैटिस पैरामीटर्स हैं, तो वो अलग अलग सिस्टम में वो थोड़ा अलग अलग रिलेशन देता है। तो वी कैन इवन स्टडी द लैटिस पैरामीटर, और उसके लिए क्यूबिक का अलग है। तो लेट अस सी क्या रिलेशन हो सकता है लैटिस पैरामीटर के लिए इन क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम एंड हेक्सागोनल सिस्टम। एटलीस्ट ये जो 4 सिस्टम है उसके लिए आप कर लीजिए। मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो लेट अस डिस्कस ओनली दिस 4: क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक एंड हेक्सागोनल। तो इन 4 में क्या रिलेशनशिप है, कैसे हम लोग करते हैं। तो लैटिस में अगर हम लोग लैटिस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस लैटिस। तो क्यूबिक लैटिस में क्या होता है, एक ही पैरामीटर होगा। लैटिस का मतलब हुआ कि देयर इज ऑलवेज ए यही ना है, तो ये है। फिर अगर हम लोग टेट्रागोनल में आएंगे तो क्या होता है, देयर आर 2 लैटिस पैरामीटर। अगर आपको याद होगा टेट्रागोनल का, तो a इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू c, यानी a1 और a2 दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग एक कह सकते हैं। एक पैरामीटर ये है और दूसरा c है, तो उसमें 2 पैरामीटर हुआ, लैटिस पैरामीटर 2 हो गया। इन द केस ऑफ ऑर्थोरोम्बिक तो 3 पैरामीटर होगा, a b c होगा। तो इस तरह से हर सिस्टम के लिए देयर इज अ सर्टेन यू कैन से इक्वेशन। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। नाउ वी विल डिस्कस determination of shell parameter. You must be knowing unit cell. We have already discussed in point group and point system. Lattice में हमने बताया था आपको। तो this X-ray diffraction technique is very important in the determination of shell parameter. So there are different crystal system: cubic, tetragonal, orthogonal, hexagonal. At least in these systems there are 2 nature of axis, horizontal as well as vertical. So if we talk about monoclinic and triclinic, so the determination of cell parameter will be a bit difficult. So we will discuss today cubic, tetragonal, orthorhombic and hexagonal. So first of all, the X-ray diffraction is the most powerful tool for determination of total crystal structure. तो यूनिट जो सेल स्ट्रक्चर है, सेल पैरामीटर है, उसके अलावा इट एक्सप्लेन्स और इट इंटरप्रेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इट्स सिमेट्री, यूनिट सेल डायमेंशन, पोजीशन ऑफ द एटम्स विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर एंड मेनी मोर. So today we will discuss cell parameter determination. So this is cubic. Here this is lattice parameter and this is the equation. So in cubic you must be knowing A, B and C. So A, B, C are nothing but the unit cell dimension.
यूनिट सेल डायमेंशन. इसको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस से यू कैन कंपेयर इट, बट वर्चुअली दिस इज द यूनिट सेल dimension, you can say. So in cubic system, A is equal to B is equal to C. So since all the three A, B, C are equal, so we can consider that there is only one lattice parameter. So the lattice parameter is 1, and the angle between alpha, beta and gamma. Okay, जैसे ये 3 है, तो अल्फा, बीटा, गामा, ये जो डायरेक्शन है ए बी सी का, उसके बीच का जो एंगल है दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा. सो इन दिस केस अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा एंड दे आर ऑल 90 डिग्री. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ cubic system. So this is lattice parameter. So the relation is DHKL is equal to A divided by under root H square K square L square. HKL आप जानते ही हैं, मिलर सिस्टम ऑफ इंडिसेस आपने पढ़ा है. तो दिस इज द मिलर सिस्टम ऑफ फॉर ए पर्टिकुलर एटॉमिक प्लेन्स. वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक प्लेन्स. तो ये DHKL भी इसका वैल्यू हो सकता है. वी विल डिस्कस इन द सर्टेन एग्जांपल्स. सो दिस इज DHKL. DHKL is equal to A divided by under root H square K square by L square. Now for tetragonal system in which there are two lattice parameters, A is equal to B and not equal to C. That means there are two lattice parameters in two directions. The lattice distance are the same, but in the third direction it is different. So the lattice parameter is 2. A is equal to B but not equal to C, and the angle alpha, beta and gamma, they are equal and at 90 degree. So this is the cell parameter, that is HKL is equal to 1 upon under root H square plus K square divided by A square plus L square divided by C square. So you can see here we are using two parameters, one A and second is C. इसमें सिर्फ एक ही था, A था. ओके, तो ये आपका हो गया. इन द केस ऑफ ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल में 3 लैटिस पैरामीटर होगा, बिकॉज A, B एंड C ऑल आर ऑफ इक्वल अनइक्वल लेंथ. सो A is not equal to B is not equal to C. So there are 3 lattice parameters, A, B and C, and all are again 90 degree, alpha, beta and gamma. They are all equal and the angle is 90 degree. और यहाँ पर इक्वेशन ये है, DHKL is equal to 1 upon under root H square by A square, H square by A square पहला पैरामीटर, K square by B square, yes, K square by B square सेकेंड पैरामीटर, L square by C square थर्ड पैरामीटर. तो इसमें A, B, C ये तीनों पैरामीटर लैटिस पैरामीटर को हम लोगों ने यूज किया है, एंड यू कैन डिटरमिन द DHKL वैल्यू इन द केस ऑफ ऑर्थोनोमिक सिस्टम. फोर्थ वन इज हेक्सागोनल. तो इन हेक्सागोनल ऑल्सो देयर आर ऑल्सो 2 पैरामीटर्स. जस्ट फिर आप कंपेयर कीजिए जस्ट क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन से ही, वही बिल्कुल है इसमें भी, लैटिस का भी जो डिस्टेंस है वैसा ही है. So in hexagonal system, A is equal to B is equal to C, and the third is, sorry, A is equal to B is equal to A1 is equal to A2, A1 is equal to A2 is equal to A3 and not equal to C. So you can see here, इसमें भी 2 ही लैटिस पैरामीटर होगा. A, B, C के टर्म में अगर हम लोग बोले तो A and B are equal, okay. A and B means A1, A2, A3, and C is again not equal. So the lattice parameter in the case of hexagonal, it is also 2, and this is the angle alpha and beta is 90 degree and gamma is 120 degree. और this is the equation DHKL. इसमें अगर हमको डिटरमिन करना है, हेक्सागोनल क्रिस्टल में अगर हमको DHKL डिटरमिन करना है, तो this is the equation. DHKL is equal to 4 by 3 A square H square K square HK plus
एल स्क्वायर सी स्क्वायर अगेन, यहाँ देखिए दो हम लोगों ने लिया है, ए एंड सी, दीज आर द टू लैटिस पैरामीटर, और पावर हाफ. So this is the equation for DHKL value in the case of hexagonal. So any DHKL value can be calculated. मतलब D, what is D? आप जानते ही हैं, D is nothing but the interatomic distance, interplanar distance. दो प्लेन है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है that is D. अब वो कौन सा प्लेन है ये डिफाइन करता है HKL. ठीक है, HKL. तो इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है. तो दूसरी चीज, एक चीज और आपको जानना है इसमें कि there is certain relation between atomic radius and the lattice constant. Lattice constant वही जो आप lattice पैरामीटर में बता रहा हूं, और स्पेशली दिस इज फॉर क्यूबिक लैटिस. तो क्यूबिक लैटिस में there is certain relation between atomic radius and lattice parameter, that is A, है ना. तो इसका मतलब यह है कि if we have the value of R, that is atomic radius may be denoted by R. तो R वैल्यू अगर हमको पता है, in that case also we can determine the D spacing, D वैल्यू हम पता लगा सकते हैं. तो what is the relation you see? अब क्यूबिक सिस्टम के लिए ये वैलिड है. तो एक हो सकता है सिंपल क्यूबिक. You must be remembering what is simple cubic और primitive cubic. मतलब जो चारों कॉर्नर ऊपर के और चारों कॉर्नर नीचे के, ऑल टुगेदर हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी देयर? 8 पॉइंट्स विल बी देयर. सो इट इज प्रिमिटिव सेल, जिसको हम लोग सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं. सिंपल क्यूबिक, SC डिनोटेड बाय SC. तो SC के लिए व्हाट इज द रिलेशन? R इज इक्वल टू 1/2, सॉरी A/2. मतलब जो भी आपका लैटिस डिस्टेंस A है उसका हाफ है. मतलब R अगर आपको पता है तो यू कैन डिटरमिन द लैटिस पैरामीटर, दैट इज हाफ. सेकंड वन इज बॉडी सेंटर्ड. तो बॉडी सेंटर क्यूबिक, इसको शॉर्ट में वी कॉल इट BCC. तो BCC के लिए रिलेशन थोड़ा डिफरेंट है. BCC के लिए व्हाट इज द रिलेशन? R इज इक्वल टू √3a/4. √3a/4. तो हमको पता चल जाएगा, अगर हमको R पता है, we can determine the value of A by this equation, but it should be for BCC, body center cubic. Third one is face centered. तो face centered cubic, in short FCC. तो FCC के लिए रिलेशन है R is equal to √2a/4. So we can calculate it. Very easily we can calculate the R and then we can calculate the D also. So we can understand it by certain example. Here एक FCC स्ट्रक्चर है सिल्वर का. सिल्वर स्ट्रक्चर है, कौन सा है? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक. फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए देखिए यहां पर क्या इक्वेशन लिखे थे हम लोग? R is equal to √2a/4. And suppose R is given, R is known, R value is 1.441 angstrom, and we have to determine D 220. अभी हम लोगों ने HKL की बात की, तो HKL, H stands for 2, K stands for 2 and L 0, means जो थर्ड डायरेक्शन है उसके पैरेलल है ये. तो इस प्लेन का D कितना होगा? 220 का व्हाट इज द D स्पेसिंग? तो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ R वी कैन कैलकुलेट द D स्पेसिंग फॉर एनी प्लेन. हम लोगों ने यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल के रूप में 220 प्लेन लिया है, तो इसको वी कैन डिटरमिन. नाउ सी व्हाट इज द रिलेशन? FCC के लिए क्या रिलेशन था? R इज इक्वल टू √2a/4, यही था. तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू 4R/√2, और A इज इक्वल टू, यू पुट द वैल्यू ऑफ R विच इज गिवन हियर. तो R के वैल्यू को हमने पुट कर दिया यहाँ, 4 × 1.441 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई √2. ठीक है. अब आ जाइए
कि क्या है लैटिस पैरामीटर जो क्यूबिक सिस्टम के लिए। तो क्यूबिक सिस्टम के लिए अभी हम लोगों ने लैटिस पैरामीटर क्या देखा था, इसका जो DHKL कैसे निकालते थे क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, DHKL इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर बाई k स्क्वायर बाई प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यही था क्यूबिक सिस्टम के लिए जो लैटिस पैरामीटर निकालने का जो इक्वेशन था, ये क्या था, DHKL इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। नाउ हमको निकालना कौन सा है, D220 निकालना है। तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ HKL, दैट इज D220। ओके, अब इसी इक्वेशन पे इस वैल्यू को आप डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, वी हैव ऑलरेडी डिटरमिन्ड द वैल्यू ऑफ A, यहां पर दिखाए हैं हम लोग, A निकाले हुए हैं विद द हेल्प ऑफ R। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ A। तो A का वैल्यू यहां हमने पुट कर दिया, और D220 के लिए अंडर रूट क्या करेंगे, 2 स्क्वायर है ना, प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर है ना, HKL है ना, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज K एंड दिस इज L। सो 2 स्क्वायर H 2 स्क्वायर, K 2 स्क्वायर एंड L इज 0। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा, √8 आ जाएगा, 2 to the power 4, 2 to the power 4 and 0 to the power 2, 0. So the value will be √8। इसको हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी, D220 इज इक्वल टू 4, ये जो ऊपर में ऑलरेडी था 4 into 1.441 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई √8 into √2। तो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, then the value will be 1.441। So the D value will be, D value for 220 will be 1.441। So in that way we can calculate the value of D spacing for any direction, any orientation। D कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया 220 का, तो ये कुछ भी हो सकता है, 112 हो सकता है, 221 हो सकता है, like that। तो इस तरह से we can calculate the value of D also if the R is known।